सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का नमस्कार। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं आज फिर एक छोटा सा टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले उस दिन की ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि एक चीज़ दोबारा दो बार रिपीट होने की वजह से कुछ कन्फ्यूजन मुझे भी हो गई थी, तो उस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। एक अक्षर था जो थोड़ा गलत हो गया था, तो उसके लिए इसको ट्रिक को दोबारा देख लीजिए। थोड़ा सा क्या था कि कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी आगे आओ। इसमें कौन है जी लगाना जरूरी है क्योंकि अगर कौन है जी लगा देंगे तो है जी से ये एच जी बन जाएगा। तो ये ट्रिक में थोड़ा सा मैंने एडिट किया है हल्का सा, आप लोग भी इसी तरह से एडिट कर लीजिएगा और इसको फिर इसमें हाइड्रोजन पहले रहेगी और एच जी बाद में रहेगा। ठीक है, अब ये आपका बिल्कुल सही सीरीज बन गई है। आप चाहे किसी भी बुक से मिला लीजिएगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट सीरीज बनी है। इस सीरीज से कुछ प्रश्न भी आपके सामने आ जाते हैं। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे मैंने उस दिन आपको पॉली एटॉमिक आयंस बताए थे, पॉली एटॉमिक आयंस के हिसाब से भी और दूसरे तरीके से भी कुछ विशेष बातें आप लोगों को जाननी परम आवश्यक है। ज्यादातर जो अम्ल डेरिवेट होते हैं, जो अम्लों से प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एट। उनके लास्ट में एट लगाते हैं। ये हमारे शशि सर ने बताया था। आज शशि सर की बताई हुई ट्रिक बड़ी काम आ रही है और ये जो तरीका है ये मैंने उन्हीं से सुना था, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप देखिए जरा ध्यान से। एट उनमें लगता है जो एसिड डेरिवेट होते हैं, यानी कि एसिड से प्राप्त किए हुए होते हैं। तो इसके हिसाब से हम कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीजों को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो 11th क्लास में अचानक से ही आ जाती हैं बच्चों के पास, और 10th में भी कई बार आ जाती है। बहुत बार एग्जाम में भी पूछ सकते हैं इन चीजों को। तो जरा ध्यान से देखिए। एट जैसे मान लीजिए सल्फेट SO4 2- ये सल्फेट है। क्यों? क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से डेरिवेट होता है। इसका एसिड बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से कार्बोनेट CO3 2-, ये कार्बोनिक एसिड से बनता है। ये सूत्र होता है कार्बोनिक एसिड का H2CO3। ठीक इसी तरह से NO3 1-, ये नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रेट है तो ये नाइट्रिक एसिड, सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड से डेरिवेट हो गया, कार्बोनेट है तो कार्बोनिक एसिड से डेरिवेट मानते हैं, और अगर नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड से डेरिवेट मानते हैं HNO3। इसी तरह से फॉस्फेट है PO4, तो इसे हम H3PO4 अर्थात फास्फोरिक एसिड से डेरिवेट मानते हैं। ये सारे 8 वाले ग्रुप के हैं, तो इसीलिए इनको हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ये कभी चेंज नहीं होते हैं, ऑलवेज इनको ऐसे ही लिखा जाता है। ये इनकी खासियत है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और, अगर हम इसी बेस पर फॉर्मिक एसिड की बात करें तो मैं पहले फॉर्मिक एसिड लिख देता हूं HCOOH। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें से, जैसे इनमें से जो हाइड्रोजन का जो ग्रुप है जिसको H पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, इसको अगर हटा दें तो 8 बन जाते हैं। तो इसमें से भी अगर हम इसको हटा दें तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, HCOO-, अर्थात बिल्कुल इसी तरह की चीज बन गई ना। तो इसीलिए फार्मिक एसिड है तो नाम पड़ा फार्मेट। इसी तरह से एसिटिक एसिड होगा तो नाम पड़ेगा एसीटेट। ठीक है, एसिटिक एसिड की बात करते हैं CH3COOH। एसिटिक एसिड है, इसमें से H निकाल दो तो बनता है CH3COO-, यानी एसीटेट। आप देखिए, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट, एसिटिक एसिड से एसीटेट, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट, इसी तरह से अपने नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट, इसी तरह से फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट। तो आई थिंक आप ये एसिड डेरिवेट की वजह से इनमें 8 लगा है, जैसा कि हमारे सर ने बताया था। तो इस हिसाब से आप चाहें तो इनको याद कर सकते हैं, जो बहुपरमाणविक यौगिक है। अच्छा, इनके अलावा आइड किस में लगता है? आइड, ये भी आपको बता दूं मैं कि आइड किस में लगता है। जो हमारे आवर्त सारणी से डायरेक्ट जो शब्द लिए जाते हैं, मतलब जिनको आवर्त सारणी से डायरेक्ट उठाया जाता है, उसमें आइड लगाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेते हैं, आप जानते हैं ऑक्सीजन का पूरा परिवार होता है, ऑक्सीजन ग्रुप होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, ये सीरीज होती है। मैंने एक ट्रिक के हिसाब से याद किया था, OS। ठीक है, ओ सलमान, सेलिना तेरी पॉकेट में, है ना, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम और पोलिनियम। तो इनको याद किया था। तो ये आप देखिए, अगर आप इसको नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा ऑक्साइड, IDE, सल्फाइड। तो ये चीजें हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का है, फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा, है ना। तो ये तो चलो रेडियो एक्टिव, इसको भूल जाते हैं। इसका देखिए फ्लोराइड,
क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड सारे के सारे नेगेटिव है। तो जितने नेगेटिव सब्सटेंस आवर्त सारणी से हम उठाते हैं उनमें हम आइड लगाते हैं, एट नहीं लगाते। तो मेरे ख्याल से आपको एट और आइड का अर्थ समझ में आ गया होगा कि भी एट कब लगाते हैं और आइड कब लगाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एट एसिड डेरिवेट होते हैं लेकिन होते नेगेटिव है। उसी तरह से आइड भी हमेशा नेगेटिव होते हैं, जैसे सल्फाइड हो गया है ना, जैसे फ्लोराइड हो गया। तो इसी तरह से इसी सीरीज में अगर मान लीजिए कोई ये लिख दे H2S, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये छोटा सा 2 मिनट लगाए आपके। आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अम्ल, एसिड। ओके, एसिड की बात करते हैं। एसिड की बात हम 2 तरीकों से करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब मैं आपको एसिड के बारे में बता दूं हल्का सा। ये वो कॉन्सेप्ट है जो अभी तक आपने सिर्फ किताबों में पढ़ी होगी। आज मैं आपको मूर्त रूप में बताता हूं कि एक्चुअल में एसिड क्या होता है। शुरुआत में आर्यनियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई देखो एसिड कौन सा होता है। बाद में ब्रॉन्स्टेड लोरी आया, उसके बाद में लुईस आया। मैं सबकी कॉन्सेप्ट को बताता हूं। इससे पहले आपको याद होगा क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी परमाणु होता है वो अपने बाहरी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है ना, अपना अष्टक कंप्लीट करता है, बाहर वाली जो कक्षा है, तो उसके बाद वो स्थायी हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं। यहां तक मानने के बाद में हम अब चलते हैं एसिड पर। एसिड की वैसे भौतिक संकल्पना देखते हैं। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम लोग एसिड कहते हैं। अब एसिड 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड जो पानी में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अर्थात जिसका पूरा हाइड्रोजन आयन डिसॉल्व हो जाता है, पानी में निकल जाता है, पानी में घुलते हुए पूरा का पूरा वो डिसॉल्व हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन सारे के सारे निकल जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, पूरी तरह टूटते नहीं है, थोड़े बहुत हाइड्रोजन आयन पानी में निकल जाते हैं। ये तो थी वैज्ञानिक व्याख्या। अब मैं आपको सिंपल व्याख्या बताता हूं। सिंपल व्याख्या क्या है? देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो तेज एसिड होगा, उसको तो हम लोग बोलते हैं तेजाब। ये 3-4 ही होते हैं, आप याद रखना नाम। HNO3 नाइट्रिक एसिड काफी खतरनाक होता है। H2SO4 ये भी खतरनाक होता है। HCl ये भी खतरनाक होता है। तो इन तीनों का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपने देखा होगा बड़े खतरनाक होते हैं। H2SO4 तो अम्लों का राजा कहलाता है। मैंने अम्लराज नहीं बोला, अम्लों का राजा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चीजों को, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के काम में आते हैं। ये बहुत ज्यादा निर्जलीकरण यानी कि पानी को बाहर निकाल लेता है, चीज को जला देता है। अच्छा, HCl इसको नमक का तेजाब, ये नमक का तेजाब है, ये गंधक का तेजाब है और ये शोरे का तेजाब है। इस तरह से इनके ये भी नाम है। ठीक है, तो ये तो थे स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि जैसे इसको पानी में डालते हैं इसके जितने भी H पॉजिटिव आयन टूट जाते हैं सारे के सारे। लेकिन जो खाने वाले अम्ल होते हैं वो सारे वीक एसिड होते हैं। यानी जो फल सब्जियों में, सब्जियों में तो नहीं, फल में और खट्टी चीजों में, दही वगैरह में जो होते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। तभी तो हम उसको खा लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। वीक होते तभी तो खा लेते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग होते तो वो तो अंदर से पूरा जला ही देते। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना। अब चूंकि ये ऑर्गेनिक पदार्थों में मिलते हैं, इसलिए अधिकतर जितने भी वीक एसिड होते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो हम ऑर्गेनिक की पूरी एक समूह को लेकर चलेंगे, लेकिन पहले अम्ल की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 3 वैज्ञानिक आए थे, तीनों ने अपना अपना दिमाग लगाया और अम्ल की 3 व्याख्या की थी, और तीनों ही व्याख्या सही थी, अपने जमाने की बिल्कुल सही व्याख्या थी। पहला था आर्यनियस। आर्यनियस ने कहा था देखो, पानी में जिसको घोल दिया, पानी में डालते ही, पानी में किसी भी एसिड को डालो, एसिड को पानी में डालते ही H धनायन मुक्त होता है। पानी में डाला, H धनायन मुक्त हुआ। अब ये H धनायन मुक्त होगा तो ये मुक्त अवस्था में तो रहेगा ही नहीं। मैंने पहले भी बताया हुआ है, कोई भी जो आयन होता है मुक्त अवस्था में रहता नहीं, तो ये क्या करेगा, ये जल के साथ अपने आप ही अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद बनाएगा H3O धनायन, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो कोई गलत नहीं, आप H धनायन भी लिख सकते हो, H3O धनायन भी लिख सकते हो, क्योंकि जब तक जल नहीं होगा तब तक ये हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं होगा। आरएनएस की कॉन्सेप्ट बड़ी जगह काम आती है। जैसे कुछ उदाहरण देता हूं आरएनए की कॉन्सेप्ट के हिसाब से। HCl गैस होती है, अगर HCl गैस है तब तो वो एसिड नहीं है, लेकिन जैसे ये पानी में घुलती है तो पानी में घुलने के बाद में ये स्थिर क्वाथी के रूप में पानी में डिसॉल्व हो जाती है परमानेंटली, और बनने के बाद बनती है अम्ल। तो ये बनता है HCl अम्ल, वो HCl अम्ल होता है। HCl अम्ल तो अम्ल की तरह व्यवहार करता है, लेकिन HCl गैस नहीं करती। कारण क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं होता है, पानी नहीं होता तो H धनायन मुक्त नहीं होते हैं। तो आरएनएस कहता है कि पानी में घोलने के बाद जब किसी चीज में H धनायन मुक्त होता है तो वो अम्ल कहलाता है। अगर पानी में घोलने में किसी चीज में OH ऋणायन मुक्त होता है तो वो क्षार कहलाता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अब मैंने अम्ल क्षार दोनों इसलिए बताया क्योंकि अगली डेफिनेशन पे चलता हूं। उसके बाद आया ब्रॉन्स्टेड क्लोरीन। ब्रॉन्स्टेड क्लोरीन का भाई तू तो ठीक है, लेकिन अगर किसी में OH ना हो तो कैसे करेंगे?
तब उसने कहा, देखो मैं बताता हूँ, उसने कहा कि अगर कोई चीज पानी में घुली जाए, पानी में डिसॉल्व करने के बाद H धनायन छोड़ दे, रिलीज कर दे, तब तो वो क्या है, अम्ल। लेकिन अगर H धनायन एक्सेप्ट कर ले तो वो है क्षार। उन्होंने इसकी भाषा चेंज की, H धनायन को प्रोटोन भी कहते हैं। तो ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार जब किसी चीज को पानी में घोले और वो प्रोटोन को त्याग दे, प्रोटोन मतलब H धनायन को त्याग दे, तो वो क्या कहलाएगी, अम्ल कहलाएगी। जबकि H धनायन को ग्रहण कर ले तो वो क्या कहलाएगी, क्षार कहलाएगी। ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोली। इनके हिसाब से भी बहुत सी चीजें समझाई जा सकती है। तीसरे नंबर पे आया लुईस। लुईस ने कहा तुम दोनों तो पानी से बाहर ही नहीं आए, मैं पानी से बाहर आ गया। उसने क्या बताया कि देखो, यदि किसी में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की क्षमता है तब तो वो कहलाएगा क्षार, और अगर किसी में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है तब वो क्या कहलाएगा, बेस। ये कॉन्सेप्ट इतनी शानदार थी कि इसने बाकी दोनों को भी डिफाइन कर दिया कि हाँ, इन दोनों को भी लुईस के अनुसार समझाया जा सकता है। लुईस ने इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या की थी और बड़ी शानदार व्याख्या की थी। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कहीं से H धनायन फ्री हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन के बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, और धनायन का मतलब ये बेचारा वो भी दे दिया है। और इसको स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो अब आप देखिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अर्थात ये एक ऐसा निकाय बन गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अर्थात अम्ल वह स्पीसीज है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी अपूर्ण अष्टक वाले लुईस के अनुसार क्या है, अम्ल है। जैसे BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, मैं इसकी बात बताता हूं। BF3 ये कॉन्सेप्ट बड़ी शानदार है। बोरोन और बोरोन के साथ में, बोरोन के बाह्यतम कक्षा में आप सब लोग जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 नंबर पे आता है। तो 2 तो पहली कक्षा में होते हैं और बाहर वाली कक्षा में 3 होते हैं। तो बाहर वाली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर वाली कक्षा में हमने 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। देखो, ये एक यहाँ ऊपर बना दिए, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन। और F3 जोड़ना है तो देखो, एक F यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना, फ्लोरीन, और एक F यहाँ पे जुड़ जाएगा, फ्लोरीन, एक F यहाँ पे जुड़ जाएगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में तो बिल्कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2 2 4 2 6 एक साथ, इसका तो अष्टक पूरा हो गया। इधर भी इस भाई का अष्टक पूरा हो गया, सभी का अष्टक पूरा हो गया। दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत सिर्फ बोरोन में आ रही है। अब अगर आप बोरोन के इलेक्ट्रॉन गिनना चाहें तो आप गिन के बता सकते हैं कि बोरोन में कुल कितने अपना अष्टक पूरा किया है इसने कि नहीं किया है। आप देखिए ध्यान से, मैं इस गोले को मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे किसी तरह की, है ना। ये तो सिर्फ शेल बनाने के लिए बनाया था। ये देखिए, ये हो गया आपके पास बोरोन का कंप्लीट। आप देखिए, बोरोन के बाह्यतम कोश में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं ले देकर, अभी भी इसके निकाय में 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो क्या कहलाता है, वो लुईस अम्ल कहलाता है। और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं वो लुईस क्षार होता है। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं वो लुईस क्षार होता है, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, यानी कि जिसमें 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध नहीं बनाते हैं, जिसमें 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है, लोन पेयर। जिसमें लोन पेयर होते हैं वो सारे के सारे लुईस बेस होते हैं, ये बात रख लीजिए। इसके हिसाब से हम अमोनिया के क्या कहते हैं, बेसिसिटी, यानी कि अमोनिया की, सॉरी हिंदी में कह सकते हैं अमोनिया की क्षारीयता को परिभाषित कर सकते हैं। और प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, उनके जितने भी क्षारीयता का क्रम है उनको भी परिभाषित कर सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, अमोनिया के बाह्यतम कोश में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध नहीं बनाते हैं। तो बंध नहीं बनाते तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए अमोनियम बनाना हो तो ये अमोनिया है। अमोनिया अगर H धनायन के साथ क्रिया कर लेती है तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देती है। तो जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देती है तो बन जाती है NH3। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको, ये कोऑर्डिनेट बंध से इसके अंदर चले जाते हैं। इस तरह से ये स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं NH4, यानी अमोनियम बन गया, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, इधर से HCl होगा, ज्यादा से ज्यादा Cl लगा होगा क्योंकि इसने, मतलब Cl ने इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच रखा है ना। H धनायन कैसे बना, Cl ऋणायन होगा तभी ना। तो इस तरह से NH4Cl बन गया। या अगर इसको हटा दें तो पॉजिटिव, जो भी है ये आपका। तो इस हिसाब से लुईस के हिसाब से किसी भी निकाय के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है संयुग्मी अम्ल और एक होता है संयुग्मी क्षार। तो संयुग्मी क्षार तो ये रहा और उसका संयुग्मी अम्ल ये रहा। इस तरह से आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी ऑर्गेनिक जो अम्ल होते हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं। ऑर्गेनिक अम्ल को सिर्फ याद ही करना होता है किसमें कौन कौन से अम्ल होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट बना देता हूं, उस लिस्ट में आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कौन कौन से अम्लों को कैसे कैसे याद करना है। ठीक है,
तो जैसे हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले दही को लेकर चलते हैं, दही है ना, दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में सिट्रिक लैक्टिक अम्ल होता है। क्यों? क्योंकि दूध में लैक्टोज नाम की शर्करा होती है, और जब इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जाता है तो क्या करता है कि लैक्टोज शर्करा को खाने लगता है, और बैक्टीरिया जब खाएगा तो कुछ बाहर भी निकालेगा, वेरी सिंपल। तो वो क्या करता है, एक चीज बाहर निकालता है, क्या निकलता है, एसिड, जिसकी वजह से वो लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए दही में लैक्टिक एसिड होता है, दही में क्या होता है, लैक्टिक 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 अम्ल होता है। इसी तरह से इमली हो गई, इमली में टार्टरिक या टार्टरिक अम्ल होता है, कुछ भी लिख दीजिए, टार्टरिक अम्ल होता है ना, ये ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं। ये सब ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, ये ऑक्सैलिक प्रकार के, यानी इनके अंदर ये समूह होता है COOH, ये वाला समूह होता है, इसलिए वीक एसिड होते हैं। इमली के बाद में आता है कोई भी, जैसे मान लीजिए नींबूकुल, नींबूकुल पूरी की पूरी फैमिली होती है, नींबूकुल फैमिली, नींबू फैमिली लिख देता हूं। जो नींबू फैमिली होती है उसमें संतरा, मौसमी, माल्टा ये सारे आ जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसलिए इसको सिट्रस कुल भी बोलते हैं, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल। एक बात और बता दूं, ये सिट्रिक अम्ल जो होता है ये विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड का प्रिकर्सर, पूर्ववर्ती होता है, इससे एस्कॉर्बिक एसिड बनता है शरीर में। इसीलिए विटामिन सी की कमी होने पे नींबू कुल के उसको फलों को खाने का ज्यादा वो दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। चलिए नींबू के बाद में आता है कोई भी चीज जो खाने वाली हो, जैसे आपके पास आ गया टमाटर में देखो लाल रंग तो लाइकोपिन की वजह से होता है, लेकिन इसका जो एसिड होता है ना वो होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड अम्ल। ये ध्यान रखना, ये टमाटर के अंदर होता है। और भी बहुत से हैं, आप देखिए कि जितने भी खट्टे फल हैं, बाकी अगर किसी खट्टे फल में कोई अगर आपको ना मिले एसिड तो उसमें आप मैलिक एसिड लिख सकते हैं, जैसे कच्चे आम हो गए है ना, तो कच्ची कैरी जिसमें कह सकते हैं अपने, तो उसमें मैलिक एसिड होता है। और कोई तो ये सारे के सारे आप देख लेना, दही हो गया, इमली हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, और एक दो चीजें और हैं इसमें। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, चींटी, लाल वाली चींटी होती है, चींटी जो होती है उसको फॉर्मिका कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। शुरुआत में इसी में ये एसिड पाया गया था। तो चींटी के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। कुछ लोग इसको मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं, एक ही बात है, मेथनोइक एसिड। कारण मेथनोइक एसिड, ये इसका सूत्र होता है HCOOH, मेथनोइक एसिड। चलिए अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं किसकी, चींटी। चींटी के बाद में अच्छा एक पौधा और होता है जिसको हम लोग नेटल का पौधा बोलते हैं, नेटल। उसके अंदर भी यही फॉर्मिक एसिड होता है। इसके अलावा जितने भी डंक मारने वाले इंसेक्ट होते हैं, जैसे वेस्प, जिसको टाटिया या बर्र वगैरह बोल देते हैं, वेस्प, इनके जो डंक में भी फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। इसके अलावा एक सिरका होता है, आपने देखा होगा गन्ने के रस से बनता है सिरका। सिरका के अंदर क्या होता है, विनेगर, विनेगर के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक, इसी का भाई ये एक कार्बन ज्यादा होता है, एसिटिक, एसिटिक अम्ल, अम्ल, ये चीज होती है सिरका के अंदर, एसिटिक एसिड। और एसिटोबैक्टर एसिटाई जो इसके अम्ल को बदलता है, इसीलिए उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु सिरके में, मतलब गन्ने के रस में जो ग्लूकोज होती है उसको इसमें बदलता है। एक चीज और बता दूं, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, देखिए, जो सिरका तो ठीक है, ओके है, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो अपने फर्मेंटेशन होता है वो भी यही होता है। नहीं, फर्मेंटेशन एक तरह का ऑक्सीडेशन होता है, ये मैं आपको बता दूं। वो बिल्कुल ये वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है ना, इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। जो अम्ल होता है, ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये किससे तैयार होते हैं, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा। जैसे दही है, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा। इमली में तो नेचुरली होता है, नींबू में नेचुरली होता है, टमाटर में नेचुरली होता है, नेटल में और इनमें नेचुरली होता है। लेकिन जो सिरका होता है, सिरके में क्या होता है, फर्मेंटेशन से, यानी कि शुगर के फर्मेंटेशन से ये तैयार, शुगर के फर्मेंटेशन से ये भी तैयार होता है। और अगर हम शुगर का फर्मेंटेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर देते हैं तो अल्कोहल भी बन जाता है। इसीलिए अल्कोहल निर्माण और सिरका निर्माण दोनों ही फर्मेंटेशन के कारण होते हैं।
तो ये चीज मेरे को आपको बताना था, ये एसिड से संबंधित है। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा इसको याद कर लीजिए। ये तो हमारा एक छोटा सा पॉइंट था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसको मिटा दूं, मिटाने के बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, पोटेशियम और सोडियम में सक्रिय तत्व कौन सा है? ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम क्लोराइड से होती है कि नहीं होती है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चौथा क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन, वेरी सिंपल, ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये तो कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़े देता हूं, निम्नलिखित में से किस अम्ल की प्राप्ति के लिए फर्मेंटेशन विधि का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को मैंने बताया, अब आप लोग आराम से बता सकते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। ये कुछ प्रश्न थे। इसके साथ ही आज की मैं छोटा सा जो क्लास है उसे कंक्लूड करता हूं। नमस्कार, आप सब लोगों का दिन शुभ रहे, ईश्वर आपको सदैव कामयाब करता रहे। धन्यवाद।